हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब तक हम लोगों ने साहित्य से जितने भी प्रश्न थे पढ़ लिया है और उसे प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, आज से हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। पहले हम लोग व्याकरण कवर कर लें। व्याकरण कवर कर लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर काव्यशास्त्र और रस छंद अलंकार जो बचे हैं उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो लोग उस साहित्य के प्रश्नों को नहीं पढ़े हैं पढ़ सकते हैं। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं व्याकरण। ठीक है, व्याकरण जब शुद्ध रूप होता है, शुद्धता से वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, वही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्याकरण करण, ठीक है, का अर्थ विशेष रूप से आख्यान करना होता है। व्याकरण को किसी भाषा के लिखित और बोलचाल के रूपों का यथार्थतः समझाने वाला शास्त्र कहते हैं। इसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। देखते हैं संज्ञा। आज की क्लास में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, इन तीनों से प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और जो बाकी जो बचे हैं विशेषण, विशेषवर्तनी, संधि, ये सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा में पहला प्रश्न है, आपका घर जिस जगह में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, तो उत्तर आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी विशेष जगह का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, आप लोगों को तो पता ही है। अब यहाँ पर वो क्या मेंशन किया जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है संज्ञा के जो भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं संज्ञा के ना। कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं। ये व्यक्तिवाचक है, फिर उसके बाद से जातिवाचक है, फिर उसके बाद से समूहवाचक, भाववाचक, एक और यहाँ पर होना चाहिए, उसका नाम क्या है? द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक। यही हमारे संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक का मतलब है जिसका नाम रखा जाए। ठीक है, जिस संज्ञा से किसी एक ही वस्तु या पदार्थ हो या व्यक्ति हो उसका बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तक आप लोग समझ गए होंगे। जातिवाचक की बात करें तो इस संज्ञा में किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं, पदार्थों और व्यक्तियों का बोध होता है। जैसे लड़का हो गया, लड़का एक ही नहीं होता है, लड़का का कई नाम होता है। कई लड़के मिलकर, कई नाम मिलकर एक लड़के का बोध कराते हैं, जाति का बोध कराते हैं। समूहवाचक की बात करें तो इसमें जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है। ठीक है, जैसे सेना हो गया और झुंड हो गया, ऐसे शब्द आएंगे, वहाँ पर समूहवाचक हो जाएगा। भाववाचक की बात करें तो जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म या गुण अथवा व्यापार का बोध होता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। और द्रव्यवाचक की बात करें तो द्रव्य से पता ही चल रहा है कि जिस संज्ञा से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। राम, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले कोय, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन वक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है, तो बड़े बड़ाई ना करे। कहने का मतलब यह है कि बड़े बड़ाई ना करे, यानी बड़े लोग, संज्ञा की बात हो रही है कि बड़े लोग अपने मुंह से बड़ाई नहीं करते हैं। रहीमदास जी का है। और ना बड़े न बोले कोई, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। रहीम द्वारा लिखित उपर्युक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं
उपर्युक्त पंक्ति में बड़ाई, बोले बोल, बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हुए और बड़े शब्द क्या होगा, संज्ञा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है द्वार द्वार भटकना। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरूक्ति द्वार द्वार क्या है? द्वार द्वार भटकना में जो द्विरूक्ति शब्द आया है द्वार द्वार, उसे क्या कहेंगे? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो उत्तर आपका हो जाएगा समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। समग्रता का मतलब क्या हो जाएगा? द्वार द्वार भटकना मतलब यहाँ से वहाँ जाना, वही समग्रता। ठीक है, द्वार द्वार संज्ञा शब्द की द्विरूक्ति है। द्विरूक्ति का अर्थ है दोहराना, एक उक्ति को 2 बार उच्चारित करना। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार द्विरूक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि द्विरूक्ति विभिन्न अर्थों का द्योतक है, जो इस प्रकार है। पहला दिया है कि पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, जैसे भाई भाई का प्रेम। अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, जैसे दाने दाने का मोहताज, काले काले बाल। तीसरा दिया है कि भेद बताने के अर्थ में, रंग रंग के फूल, नए नए खेल। और चौथा है कि एक जाति होने के अर्थ में, छोटे छोटे लड़के। और पांचवा है अभाव के अर्थ में, छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग। और पांचवा है निश्चय के अर्थ में, आएगा और जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर क्या? ऑप्शन बी, विश्लिष्ट। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्लिष्ट। आगे देखते हैं, हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं, जैसे राम ने। सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट होती हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। संज्ञा के साथ विश्लिष्ट और सर्वनाम के साथ संश्लिष्ट या मिली होती हैं, जैसे उसका, तुमको, यानी इसमें चिपका हुआ है। इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्वनाम में क्या होता है, संश्लिष्ट होती है, और संज्ञा में विश्लिष्ट होती है, अलग होती है। प्रश्न नंबर 5 है, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। जय चंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदो से मतलब क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति का जयचंद नाम है। ठीक, अब वो किस विचार का है, उसके विचार के ऊपर बात हो रही है कि जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ जातिवाचक हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा आपका जातिवाचक, जयचंदों की कमी नहीं है। आगे देखते हैं, कुछ व्यक्तियों में कुछ विचित्र गुण होते हैं या वे दुर्लभ गुणों के कारण उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है, जैसे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह शब्द आप सुनेंगे, भीष्म पितामह का जो नेचर था वो वैसे नेचर वालों को कह देते हैं कि भीष्म पितामह। शब्द सुनते दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझा जा सकता है, जैसे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, विभीषण से बचो, कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो पार्टिकुलर किसी का नाम था, उनके गुण के आधार पर कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों में जयचंद विश्वासघात, विभीषण देशद्रोही, एकलव्य गुरु भक्ति के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। कौन इसमें से भाववाचक संज्ञा है? तप, तीर, भरत और चिंता।
तो भरत हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। तीर क्या हो जाएगा? तीर संज्ञा हो जाएगा। कौन सी संज्ञा होगी? तप। और यहाँ पर चिंता की बात करें तो चिंता आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, चिंतित, चिंता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन इत्यादि। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होगी, सॉरी राष्ट्रीयता होगी, राष्ट्रीयता। ठीक है, क्योंकि राष्ट्र की बात हो रही है। भाववाचक बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसमें वो गुण होनी चाहिए। गुण होता है तो भाववाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, तो यदि हम इसको वाक्य में अपने प्रयोग करते हैं कि उसके अंदर राष्ट्रीयता है, उसके अंदर राष्ट्रीय है, ये तो आ नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सही नहीं हो रहा है, उसके अंदर राष्ट्रीयता है या वो उसमें राष्ट्रीयता है, ये दोनों यदि हम वाक्य बोल रहे हैं तो राष्ट्रीयता ही सही हो रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 से पहले ये पढ़ लेते हैं। भाववाचक संज्ञा प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से तथा अव्यय से। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है इसका भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण राष्ट्रीयता है। प्रश्न नंबर 8 है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा? सुंदरता। सुंदरता भी होगा और सौंदर्य भी होगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा सुंदरता और सौंदर्य दोनों होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है? वाक्य कैसा है? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जहाँ निगेटिव शब्द आ जाए, नहीं ली, यहाँ नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो निषेध हो जाएगा। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अगर बात किया जाए आज्ञावाचक की, तो आज्ञावाचक में जब किसी को आज्ञा दिया जाता है तो वहाँ पर आज्ञावाचक होता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है और इच्छावाचक में इच्छा जताई जाती है, तुम ये काम कर देते। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के न होने का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य होता है। प्रस्तुत वाक्य में निषेधात्मक वाक्य है। 9 नंबर देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है सर्वनाम। ठीक है, इसमें हम संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया तीनों को हम लोग कवर करेंगे। सर्वनाम में पहला प्रश्न दिया है, कतिपय हिंदी वैयाकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए, सर्वनाम के लिए। उत्तर हो जाएगा आपका सर्वनाम के लिए। सर्वनाम का एक और नाम क्या होता है? संज्ञा प्रतिनिधि। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उपयुक्त सभी गलत है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और उत्तम पुरुष वाला क्या करता है? उत्तम पुरुष वाला वक्ता होता है। उत्तम पुरुष वाला वक्ता होता है और अन्य पुरुष वाला अन्य होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, उपयुक्त सभी गलत है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सर्वनाम की बात की जाए, सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम 6 होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय
वाचक और संबंधवाचक, 5 हो गए, और एक है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक। ये 6 जो है सर्वनाम के भेद हैं। और वही यहाँ पर पूछ रहा है कि श्रोता, ये जो श्रोता है पुरुषवाचक का ही एक उसमें से आएगा। पुरुषवाचक में 3 उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये जो तीनों दिए गए हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, भेद हैं। अब तो आप लोग समझ गए होंगे श्रोता किसके लिए, मध्यम के लिए, वक्ता उत्तम पुरुष होता है और अन्य के बारे में बात की जाती है वो तीसरा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 से पहले इसको देख लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, तुझको, तुम्हारा। अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है कोई और कुछ। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई और कुछ का मतलब अनिश्चय, इसमें कुछ निश्चय नहीं हो रहा है, कोई कुछ। ठीक है, अगर संबंधवाचक की बात करें तो संबंधवाचक में क्या होता है, जो सो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो सोएगा सो खोएगा, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। निश्चयवाचक की बात करें तो निश्चयवाचक में यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, से हो जाएगा, ये सब आ जाएंगे। ठीक, निश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, और निजवाचक में एक शब्द आता है आप। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ इत्यादि। प्रश्न नंबर 4 है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपस में संबंध दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से 2 वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हो गया 4 नंबर प्रश्न। अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप क्या है? तो पंक्तियों में आप निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्न अर्थों में होता है। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। और दूसरा दिया है कि निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। तीसरा क्या दिया है? तीसरा दिया है सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है, अवधारण के अर्थ में भी कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है? कह रहा है यहाँ पे अन्य पुरुष, जो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो 3 आएंगे उसमें अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या होता है? वह, उन, उस, उन्हें। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अविकारी रूप में इनको कहेंगे उन्हें। वह तो निश्चय हो गया, वह निश्चय हो जाएगा। वह अन्य पुरुष के बारे में वह, उन, उन्हें, उस। ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, वह। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप वह है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन, कोई, उसने, 10 गुना सर्वनाम नहीं है। तो कौन तो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसने हो जाएगा पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और 10 गुना में ये विशेषण हो जाएगा, ये सर्वनाम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 10 गुना विशेषण है, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्रिया के प्रश्नों की तरफ। क्रिया का प्रश्न है, डी नंबर नहीं आ रहा, डी। क्रिया का प्रश्न है पहला, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा है?
मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। संयुक्त क्रिया, दो क्रियाएं मिलती हैं तो संयुक्त क्रिया होता है। मैं अपने घर में रहूँगा। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी। लड़का प्रसन्न होकर चला गया। तो इन तीनों में भी दो दो क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन बी में दो क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे हो रहा है देखिए, मेरे हाथ से गिलास गिरा, एक क्रिया हो गई, और टूट गया। स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, ठीक है। और लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। पहला नंबर प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उससे पहले इसको पढ़ ले कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। विकल्प बी में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, अन्य विकल्पों में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही है क्या है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अपूर्ण कालिक क्रिया, प्रणर्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं, 2 का हो गया डी, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही है अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्ता चिड़िया द्वारा स्वयं क्रिया उड़ना संपन्न कराया जा रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया हुई। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठाना तो सकर्मक हो गया, अब इसका पूछ रहे अकर्मक रूप कौन सा होगा? उठवाया, उठाएगा, उठना, उठाया। उत्तर हो जाएगा आपका डी, उठना। जब उठाना हो जाएगा तो सकर्मक क्रिया में आ जाएगा, और उठना हो जाएगा तो अकर्मक क्रिया में हो जाएगा, ठीक है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप उठना है। दौड़ना, सोना, रोना, लजाना इत्यादि अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, वो कौन सी है? काटना, बोना, धोना, रोना। काटने का काम कर रहा है, किसी चीज़ से कर रहा होगा। बोना किसी चीज़ को बो रहा है। धोना किसी चीज़ को धो रहा है। रोना किसी चीज़ को रो नहीं रहा है, यहाँ पर अकर्मक हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, वह कौन सा है? मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। उत्तर हो जाएगा आपका डी, लड़की सिल रही है, कपड़े सिल रही है, ठीक है। लड़का सो रहा है, क्या सो रहा है? मैं चला, वह नहाता है। यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। आपको उत्तर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। दौड़ना दौड़ रहा है, हंसना हंस रहा है, पढ़ना किसी चीज़ को पढ़ रहा है, आना ये अकर्मक है। पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता है परंतु फल दूसरे पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। ये हो गया हमारा 6 नंबर प्रश्न। अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। तो हमारा यहीं पर क्लास समाप्त होता है। इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? व्याकरण से संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम और क्रिया से संबंधित जो प्रश्न थे हम पढ़ लिए। अगली क्लास में हम फिर पढ़ेंगे विशेषण विशेष्य के प्रश्नों को, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।